ठीक है, तो ये हम लोग का रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है। तो ये हम लोग का स्किल इंडिया पोर्टल है। इसमें हम लोग क्या डालेंगे, skillindia.nsgcindia.org। तो ये हम लोग का ये पोर्टल सेम ऐसे ही दिखेगा। इसके ऊपर जो है आप लोगों ने अपना आरपीएल का डेटा भी यहीं पे डाला है। सेम हम लोग का एसटीटी का सेंटर्स भी यहीं पे अपलोड होते हैं। अब नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा लाइफ साइकिल ऑफ ट्रेनिंग पार्टनर एंड ट्रेनिंग सेंटर। तो हम लोग का जो लाइफ साइकिल होता है वो इसी अनुसार से काम करता है। सबसे पहले जो है हमारा ट्रेनिंग पार्टनर होता है, फिर हम लोग सेंटर का एक्रीडेशन कराते हैं, एक्रीडेशन ऑफ ट्रेनिंग सेंटर। तो आपको जो अभी जो कराना है वो ये वाला स्टेप कराना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का स्टेप कराना है, इस वाले से लेके और यहाँ तक का। ठीक है, तो इस वाले स्टेप को ही हम लोग यहाँ पे कैफ बोलते हैं। ठीक है, तो सॉरी सर इंटरप्टिंग जो सर, आपका आवाज वॉइस क्लियर नहीं है सर। मैं कह रहा हूँ जो हम लोग का इकोसिस्टम है, स्किल का इकोसिस्टम है, इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे ये लिखा ना लाइफ साइकिल ऑफ ट्रेनिंग पार्टनर एंड ट्रेनिंग सेंटर। तो यहाँ पे ये जो सेंटर का किस किस फ्लो में हम लोग काम करते हैं, किस किस फ्लो में हमारा एक्रीडेशन होता है, वो सारा जो है यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपका जो काम है, जो भी कैफ टीम जो रहेगा उसका काम क्या रहेगा, कैफ टीम का जो काम रहेगा ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। ये वाला जो है ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। फर्स्ट स्टेप से लेके सेकेंड स्टेप तक का जो काम है वो आप लोग का रहेगा। क्लियर हो गया अभी? ठीक है सर। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप पे हम लोग ऑलरेडी है, इस स्टेप से इस स्टेप तक आप लोगों को सेंटर को पहुंचाना है। और ये स्टेप तक पहुंचने के बाद फिर ये किसी और पर्सन के पास हैंड ओवर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को करने में हमें कुछ मेजर चीजें हैं जो ध्यान रखनी होती है, वो हम लोग नीचे देखेंगे। देखिए यहाँ पे 5 चीजें हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारा ये इसी साइड पे नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे कुछ डिटेल मिलेगा। ध्यान से देखिएगा, यही डिटेल है, इम्पोर्टेंट डिटेल है। ठीक है, अब जैसे ही थोड़ा सा नीचे आते हैं, ये हम लोगों ने यहाँ पे देखा, थोड़ा सा नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा इक्विपमेंट डिटेल जॉब रोल वाइज। उसका जो है यहाँ पे लैब एरिया डिटेल जॉब रोल वाइज, मैट्रिक्स, ट्रेनर क्वालिफिकेशन, और यहाँ पे गाइडलाइन ऑफ एक्रीडेशन एप्लीकेशन एंड कंटीन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ ट्रेनिंग सेंटर। तो ये 5 जो फाइल हैं, ये 5 हमारे लिए इम्पोर्टेंट फाइल है। ठीक है, इस 5 फाइल को हम लोग सबसे पहले डाउनलोड करते हैं। सेक्शन 50 पे है तो ऋतुराज कर रहा होगा। मैंने कल दोनों को जो है वो कॉल पे लेके बता भी दिया है और आज का ही डेडलाइन है इसको क्लोज। हमारा फर्स्ट जो है आप इसको डाउनलोड करेंगे तो पहले जो ये आपको स्मार्ट दिख रहा है ना, अभी आज ये देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको स्मार्ट। पहले जो है ये जो स्किल इंडिया जो है, ये पहले स्किल इंडिया नहीं होता था, पहले ये स्मार्ट होता था। उसमें हमारे पास टाइम है, वैसे उस टाइम का ही ये गाइडलाइन बना हुआ है, इसलिए यहाँ पे आपको स्मार्ट लिखा हुआ है। स्मार्ट का फुल फॉर्म होता है स्किल मैनेजमेंट एंड एक्रीडिएशन ऑफ ट्रेनिंग सेंटर्स। तो ये पहले स्मार्ट के नाम से होता था। अभी जो है ये हम लोग स्किल इंडिया पे मूव हो गए थे। अभी जो है स्किल इंडिया में बोलते हैं कि स्किल इंडिया में क्या करना है। बिल्कुल, तो इसमें जो है इसका पूरा गाइडलाइन लिखा हुआ है। ये आप लोग अपनी नॉलेज के लिए पढ़ना है तो आप पढ़ लीजिएगा। बाकी ये सारे जो चीजें हैं ये मैं आपको अभी मैं बता दूंगा। देखिए ये यहाँ पे पूरा प्रोसेस फ्लो दिया हुआ है, तो इस सारे प्रोसेस फ्लो को अभी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, ये रेफरेंस के लिए आप लोग अपना पढ़ना हो तो आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हम लोग आपको प्रैक्टिकली बताएंगे कि कैसे कैसे अभी काम करना है। दूसरा जो हमारा ये फाइल है, ये फर्स्ट नंबर का आप इसको डाउनलोड करेंगे, सेकंड नंबर आप इसको डाउनलोड करेंगे। हेलो सर जी, वो मेल जो मैंने आपको दिया था वो दोनों क्लोज हो जाएंगे आज? ये सबसे आपका इम्पोर्टेंट चीज होता है। इसको जस्ट आप लोग को क्या करना है, इसको प्रिंट आउट करके और आपको अपने साथ जो है हमेशा रखना है। ये जो चीजें है ना, ये इसको आपको प्रिंट आउट करके हमेशा अपने पास रखना है। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कि क्या है ये। ठीक है, पहले आप देखेंगे यहाँ पे कॉमन स्टैंडर्ड
कॉमन स्टैंडर्ड में हमारे यहाँ पे क्या है, क्लासरूम एरिया। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, क्लासरूम होना चाहिए। क्लासरूम का क्या साइज होगा, क्लासरूम का जो साइज होता है वो 10 स्क्वायर फीट होता है, और मिनिमम जो साइज होता है वो 200 स्क्वायर फीट होता है। लेकिन आप लोगों को 200 स्क्वायर फीट नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि अगर हम 10 से इंटू करेंगे तो हमारा 20 कैंडिडेट का ही बैच बनेगा। 200 स्क्वायर फीट का अगर आपका लैब रहेगा, सॉरी क्लासरूम रहेगा, तो आप केवल 20 बच्चों का क्लास बना सकते हैं। जो आपका जो बैच जो बनेगा उसमें केवल 20 ही कैंडिडेट रहेंगे। तो आपको जो बिठाने हैं वो कितने बच्चे बिठाने हैं, 30 कैंडिडेट बिठाने हैं। ठीक है, 30 कैंडिडेट के लिए आपको 10 से इंटू करेंगे तो 300 जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कितने कैंडिडेट के लिए चाहिए, 30 कैंडिडेट के लिए चाहिए। तो ये हमारा एरिया कितना होना चाहिए, वाला एरिया ये हमारा 300 स्क्वायर फीट होना चाहिए। सर सॉरी सर, हेलो, बोलिए 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 बेटा। पर टीसी से मंगवा सर बहुत अच्छा है। आपका आवाज बहुत कट रहा है सर, ब्रेक हो रहा है सर, आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है सर। बिल्कुल, अभी उसको थोड़ा सा अच्छा ठीक है, 2 मिनट दो, है ना। अगर आप करा दोगे ना, बिल्कुल थोड़ा रिवर्ट डाल दिया है कि इसको हम भाई तुझे क्लोज करना है। तो हाँ, आपके पास थोड़ा अभी आवाज साफ आ रहा है? अभी मेरा आवाज साफ आ रहा है आप लोगों को? हाँ सर आ रहा है। हाँ सर आ रहा है। इसमें जो है आपका जो हमने ये सेकंड वाला जो फाइल डाउनलोड किया है, यही आपका इम्पोर्टेंट फाइल है। तो यहाँ पे हमने अभी देखा कि क्लासरूम का एरिया जो है वो कितना होना चाहिए, मिनिमम हमारा 200 स्क्वायर फीट होना चाहिए। हम लोग जो इसको स्टैंडर्ड लेके चलेंगे 300 लेके चलेंगे। क्यों? क्योंकि हमें 30 बच्चों का क्लास कराना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये हमने जो फाइल जो बनाया है क्या, उसमें सबसे पहला क्या था, यहाँ पे क्लासरूम जो है आपका यहाँ पे 300 स्क्वायर फीट का आपका क्लासरूम आ गया। देखिए यहाँ पे मिनिमम क्लासरूम साइज जो है आप कितना रखेंगे, 300 स्क्वायर फीट। ठीक है, और इसका डिटेल जो है आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया कि यहाँ से मिलता है। ठीक है, सेकंड जो है यहाँ पे है आपका लेबोरेटरी एरिया। ध्यान से समझिएगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये। दूसरा क्या है, ये लेबोरेटरी एरिया। आपका एक जॉब रोल में एक क्लासरूम होता है और एक लैब होता है। तो क्लासरूम हमने समझ लिया कि 300 स्क्वायर फीट रखना है। अब लैब कितना रखना है, तो जो भी हमारा लैब रहता है ना, उसके लिए एक हमें शीट दी हुई है। ठीक है, लैब के लिए हमें क्या दिया हुआ है, शीट दिया हुआ है। तो शीट हम लोग कहाँ से डाउनलोड करेंगे, स्किल इंडिया का जो हमारा पोर्टल था, स्किल इंडिया के पोर्टल पे ही देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये हमें दिखता है यहाँ पे लैब एरिया डिटेल। हमने स्टार्टिंग में ओपन किया था, नीचे आप आओगे तो यहीं पे आपको 5 फाइल जो मिलेगी, यहीं पे है आपका लैब एरिया डिटेल। इस लैब एरिया डिटेल को हम लोग ओपन करेंगे तो हमारा जो है एक्सेल डाउनलोड हो जाएगा। उस एक्सेल में हम जो भी जॉब रोल का नाम डालेंगे, ये हमारा जो है शीट डाउनलोड होता है। सबको दिख रहा होगा ये शीट? ये शीट सबको दिख रहा है ना? जी सर। हाँ सर दिख रहा है। ठीक है, ठीक है। मान लीजिए कि हमें जो है वो चाहिए एक जॉब रोल जिसका जो है नाम है, कुछ भी नाम आप लोग ले सकते हैं, या फिर तो मैं एक नाम ले सपोज कीजिए कि एक कॉमन जो जॉब रोल है
डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर का होता है। 15 कंप्यूटर चाहिए उसके लिए। डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर, तो इसमें जो है हमने यहाँ पे देखा कि हमारा डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर जो है वो यहाँ पे 3 आ रहा है। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पे डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए ये आप एसएससी देखना बहुत जरूरी है। एसएससी कि आपका एसएससी में आप देखेंगे कि यही सेम जॉब रोल हमारा 2 एसएससी यूज करता है, ठीक है। एक हमारा आईटीआईटीएस यूज करता है, यानी कि जो एक्चुअल वाला है वो यही है, ठीक है। नेस्कॉम का आईटीआईटीएस का यही है। सेकंड जो है हमारा पर्सन विद डिसेबिलिटी भी इसी जॉब रोल को यूज करता है, पर यहाँ पे इसका क्यूपी कोड अलग हो जाता है। आप देखेंगे यहाँ पे क्यूपी कोड अलग हो जाता है। कोई भी जॉब रोल आप जब सर्च करते हैं तो उसका क्यूपी कोड जरूर देखिए कि उसका क्यूपी कोड क्या है, क्योंकि क्यूपी कोड हमारा सिंगल ही होता है, ये रिपीटेड नहीं होता है, ये आपका यूनिक फील्ड होता है। आपने देख लिया कि ये हमारा क्यूपी कोड है और ये हमारा जॉब रोल है। अब इसमें चेक करते हैं कि इसका लैब का साइज कितना चाहिए। देखिए लैब का हमारा साइज यहाँ पे 300 स्क्वायर फीट चाहिए, ठीक है। अब इस अनुसार से हम लोग कुछ दूसरे जॉब रोल देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे है आपका प्लम्बर जनरल है, प्लम्बर जनरल में भी 300 है। यहाँ पे हम लोग डालते हैं जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, देखिए यहाँ पे कितना है 700 है, ठीक है। सेम यहाँ पे हम लोग डालते हैं ब्यूटी थेरेपिस्ट, यहाँ पे 400 है। इसके लिए जो है हमने जो साइज जो है वो यहाँ पे मेंशन नहीं किया है कि कितना होना चाहिए, ठीक है। और सेम जो है ये जो स्टैंडर्ड जो हमारी फाइल है इसमें भी यहाँ पे मेंशन नहीं है लैब एरिया। लैब एरिया हमें कहाँ से देखना है, लैब एरिया हमें जो हमारा भी शीट मिला था हमें वहां से देखना है। इतना तक सबको समझ में आया? यस और नो? हाँ सर, आया समझ में आया सर। वेरी गुड, क्योंकि यही चीजें जो है हमें समझना है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया कि एक हमें क्लासरूम मिल गया, एक हमें लैब मिल गया। अब कहीं कहीं पे क्या होता है कि मतलब हमारा क्लासरूम और लैब दोनों एक साथ ही होते हैं। आपने कहीं पे भी देखा होगा कि उनका क्लासरूम और लैब जो है वो एक साथ है, ठीक है। तो उस वाले केस में जो है हमारा एरिया कितना होना चाहिए, उस वाले केस में ध्यान रखिएगा कि जो यहाँ पे आपको मिलेगा यहाँ पे हाइब्रिड अरेंजमेंट, इसको हम लोग हाइब्रिड अरेंजमेंट बोलते हैं। उसमें यहाँ पे क्या होता है 120% ऑफ बिगर ऑफ 2 रूम। मान लीजिए कि आपका क्लासरूम है और लैब है, एक मिनट प्लीज होल्ड कीजिएगा। ठीक है, तो हाइब्रिड अरेंजमेंट जो है उसको हमें ध्यान से समझना है कि वो एरिया कितना रहेगा। मान लीजिए कि हमारा जो है क्लासरूम का साइज जो है वो 300 स्क्वायर फीट है और हमारा लैब का साइज भी जो हमने जॉब रोल सिलेक्ट किया उसका भी साइज जो है वो 300 स्क्वायर फीट है। तो हमारा हाइब्रिड अरेंजमेंट में दोनों का साइज तो सेम है, तो हमने क्या कर दिया किसी भी एक को पकड़ लिया और उसका 120%, यानी कि उसको हमें 20% बढ़ा देना है। तो 30 का अगर हम लोग 20% करेंगे तो कितना आता है, 30 का 20% कितना आता है 300 का। संजय 6%। 6%। संजय
संजय हाँ, तो ये हमारा कितना एरिया कितना आएगा, 20% अब बढ़ा देंगे तो 300 का कितना आएगा? 360 सर। 360 राइट। तो इसमें जो है हमने 20% बढ़ा दिया तो हमारा कितना आ गया 360। यानी कि जब भी हम लोग कोई ऐसा जॉब रोल लेंगे जिसका क्लासरूम का साइज 300 है, लैब का साइज 300 है, तो उस केस में हमें किसी भी एक को पकड़ लीजिए क्योंकि दोनों तो सेम है, उसका हमें सिंपल 120% कर देना है, तो वो हमारा कितना आ जाएगा 120% 360। यानी कि 360 स्क्वायर फीट का हमारा एक हाइब्रिड लैब होना चाहिए जिसके अंदर क्लासरूम भी होगा और लैब भी होगा, यानी कि बीच में पार्टीशन नहीं होगा तो भी चलेगा। समझ में आया सबको? अब हम दूसरा केस लेते हैं कि हमारा क्लासरूम का साइज जो है, जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग 30 कैंडिडेट के साथ चलेंगे तो फिक्स है कि हमारा 300 ही रहेगा, ठीक है। लेकिन हमारा लैब का जो साइज है वो लैब का साइज 2, ठीक है, या फिर आपका 250 स्क्वायर फीट है। जनरली ऐसा बहुत कम केसेस में होता है। मैं आपको एक जॉब रोल का एग्जांपल देता हूं। देखिए ये हम लोग का एक जॉब रोल है रिटेल सेल्स एसोसिएट। इसमें आप देखेंगे तो आपका लैब का जो साइज है वो कितना है, केवल 200 स्क्वायर फीट का है। और तो हमें इसके अंदर जो हाइब्रिड लैब हम लोग कौन सा रखेंगे, हम लोग 200 के अनुसार से रखेंगे या 300? नंबर बताइए प्लीज। 200 सर। 200, वेरी गुड। आपका जवाब जो है बहुत ही गलत है, ठीक है, क्योंकि जो है जो हमारा लार्जर साइज है, ठीक है, हमारा लार्जर साइज क्या है, क्लासरूम बड़ा होता है ना। इसलिए मैंने इस एग्जांपल को लिया है कि हमारा यहाँ पे क्लासरूम का साइज कितना है 300 स्क्वायर फीट है, लेकिन लैब का साइज हमें 200 स्क्वायर फीट है। हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा लार्जर पार्ट है, लार्जर पार्ट के हमारा क्लासरूम है, तो उस क्लासरूम का 120%, यानी कि 300 का 120%। सेम अगेन यहाँ पे भी 300 स्क्वायर फीट का हमारा साइज होना चाहिए, 360 स्क्वायर फीट का हमारा साइज होना चाहिए, तभी जाके हम लोग इसको हाइब्रिड में कंसीडर कर सकते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सर बोलिए हेलो सर, ये रिकॉर्डिंग मीटिंग का फिर भेज देंगे ना? बिल्कुल, ये रिकॉर्डिंग चल रहा है। ये रिकॉर्डिंग जैसे मीटिंग खत्म होगा ऑटोमेटिकली आप लोगों के पास चला जाएगा, ठीक है। हाँ, मतलब बीच में मेरा छूट गया तो फिर बहुत ज्यादा, इसलिए हम रिपीट करते रहिए आप, मतलब हम बाद में देख लेंगे, मतलब वीडियो में देख के। हाँ, बाद में आप देख लीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग कॉल नहीं करेंगे, पहले वीडियो देखेंगे, वीडियो देखने हाँ, के बाद वीडियो देख के वही, मतलब अभी रुक, अभी ऐसे टाइम जा रहा है ना, इसलिए बीच में। कोई बात, लिखने का कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको अटैच करके मैं फाइल दे दूंगा अच्छे तरीके से, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। सेकंड जो है हमारा यहाँ पे हम 2 एग्जाम्पल आपको बता चुके हैं। एक एग्जाम्पल में था कि क्लासरूम भी 300 था, दूसरा लैब रूम भी 300 था। उसमें हमने देखा कि हमारा हाइब्रिड में कितना जाएगा। सेकंड जो है हमारा क्लासरूम जो था वो 200 था और क्लासरूम हमारा 300 था और लैब हमारा 200 था। उसमें भी हमने देखा कि हम लोग कैसे निकालेंगे। थर्ड कंडीशन लेते हैं, तीसरा कंडीशन कि हमारा जो एरिया है वो लैब का एरिया हमारा थोड़ा बड़ा रहेगा। मैंने एक दूसरा जॉब रोल लिया है जिसमें लैब का साइज कितना है 700 है, 700 स्क्वायर फीट है। दिख रहा होगा आपको यहाँ पे 700 स्क्वायर फीट है, ठीक है। तो 700 स्क्वायर फीट के लिए अब जो है हमें, अगर इसका हमें हाइब्रिड करना है तो हम लोग 700 का 120% करेंगे, ठीक है। 700 का 120% कितना हो गया जयसुल जी? 140 सर। 140। तो हमारा एक्चुअल जो साइज आ जाएगा कितना आ जाएगा 840 का हमारा क्लासरूम और लैब दोनों हाइब्रिड रहेगा, तो ही जाके हम लोग हाइब्रिड में जा सकते हैं। अदरवाइज जो हम लोग सिंपल जो नॉर्मली करते हैं कि क्लासरूम अलग लैब अलग, वो तो हमें नॉर्मल है, वो तो हम लोग कर सकते हैं, ठीक है।
दूसरा एक चीज हम लोग को और क्या चेक करना है, हाइब्रिड जो है वो अलाउ करता है कि नहीं करता है। देखिए यहाँ पे ये हाइब्रिड जो है, ये हाइब्रिड अलाउ है कि नहीं है। बहुत सारे जॉब रोल आप ऐसे देखेंगे जहाँ पे आप हाइब्रिड कर ही नहीं सकते। ये वाला जो कॉन्सेप्ट जो है, जो मैंने अभी बताया कि हाइब्रिड वाला, वो काम ही नहीं करेगा। तो वो हमें यहाँ पे चेक करना है कि लैब आप हाइब्रिड बना सकते हैं या नहीं बना सकते। अभी हमने जो भी जॉब रोल देखे हैं, 3 जो भी जॉब रोल देखे हैं, सभी में अलाउ था, इसलिए हमने वो बताया। अब हम कुछ ऐसे जॉब रोल लेते हैं जहाँ पे हाइब्रिड अलाउ है ही नहीं, ठीक है। हम देखेंगे यहाँ पे तो कुछ ऐसे जॉब रोल है जहाँ पे अलाउ नहीं है, ठीक है। हम देखिए यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड टेलर, इसके अंदर आपका हाइब्रिड आप बना ही नहीं सकते। आपको जो है अलग अलग ही बनाना पड़ेगा, क्लासरूम अलग बनाना है और लैब रूम अलग बनाना है, ठीक है। इससे कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो लैब है उसमें कितना सारा सामान है, तो बैठने के लिए जगह बचेगा कि नहीं बचेगा। तो जनरली ऐसे जॉब रोल जिसमें हमारा जगह नहीं बचता है, उसके लिए हम लोग अलग अरेंजमेंट देते हैं। दूसरा कंडीशन क्या रहता है कि उनका जो रखने का जो तरीका है, मान लीजिए कोई कंस्ट्रक्शन का जॉब रोल है, वहां पे आपका मतलब कुछ कंस्ट्रक्शन के इक्विपमेंट रखे हुए हैं, तो आप उसके बीच में बैठ के पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। तो उस केसेस के लिए भी हमारा जो है क्लासरूम और लैब मैंडेटरी होता है कि अलग अलग ही रखें, ठीक है। अभी तक जो हम लोगों ने क्या सीखा, अभी तक हम लोगों ने इस शीट के अकॉर्डिंग ये सीखा है कि क्लासरूम कितना होना चाहिए, लैब रूम कितना होना चाहिए, और लैब रूम की क्या अलग अलग कंडीशन है। क्या समझ लिया सबने? जी रिप्लाई दीजिए। जयसोल, जयसोल यस सर। क्लासरूम 300 स्क्वायर फीट होना चाहिए। वीडियो में आइए, वीडियो में आप लोग प्लीज वीडियो में रहिए, ठीक है। तो अभी जो है आपको बहुत सारे सेंटर का कैप करना है वहां पे, ठीक है। आप जो है इसको थोड़ा सही से समझिए। क्लियर? हमारा क्लियर क्लियर। हाँ, हम लोगों ने यहाँ पे अभी तक क्या सीखा कि क्लासरूम कितना होना चाहिए, लैब रूम कितना होना चाहिए, और इसको हम लोग कहाँ से आइडेंटिफाई करेंगे कि वो लैब रूम जो है उसका साइज कहाँ से आएगा। तो उसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जो हम लोग का स्किल इंडिया का पोर्टल है, स्किल इंडिया का पोर्टल से ही हम लोग चेक करेंगे एक्सेल से डाउनलोड करके। तो वो कहाँ से डाउनलोड होता है वो सब कुछ मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। नेक्स्ट नीचे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एक हमें चाहिए प्लेसमेंट सेल चाहिए। प्लेसमेंट सेल यानी कि एक छोटा सा ऐसा रूम होना चाहिए जिसको हम लोग दिखा देंगे कि प्लेसमेंट ये सेल है, ठीक है। और वहां पे क्या क्या चाहिए होना चाहिए, एबिलिटी ऑफ अ डेमोक्रेटेड प्लेसमेंट एंटरप्रेन्योरशिप काउंसलिंग सेल विद एबिलिटी ऑफ डेडिकेटेड शेयर्ड फुल टाइम प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर। यानी कि हमारा सेंटर पे एक प्लेसमेंट सेल होना चाहिए जहां पे एक प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर होना चाहिए, डेडिकेटली या फिर तो शेयर्ड, यानी कि ऐसा पर्सन होना चाहिए जो प्लेसमेंट में काम करेगा, तो ही इस सेल को माना जाएगा। यानी कि जो आपने क्लासरूम और लैब देखा, सेम ऐसे ही प्लेसमेंट का भी एक रूम होना चाहिए, ठीक है। अब हम नीचे आते हैं यहाँ पे टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। अब जो हमारा जो कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग है, ये देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि टीन का नहीं बना होना चाहिए, बैम्बू का नहीं बना होना चाहिए। जो आपका नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट में ये आपका, और J&K में ये आपका चल जाता है टीन का और बैम्बू का। जो अदर पार्ट इंडिया का, जो अदर जो भी स्टेट्स हैं, वहां पे ये चीज नहीं चलता है। तो आपको इस सब चीज का रिलैक्सेशन मिलेगा क्योंकि आप लोग जो है नॉर्थ ईस्ट में कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आप लोग अगर नॉर्थ ईस्ट से बाहर कहीं करते हैं, ये जो ट्रेनिंग जो है, जरूरी नहीं है कि आप हमारी कंपनी में ही काम करें तो आपको इम्पोर्टेंट होगा, आपको बाद में भी काम आ सकता है, ठीक है। ओवरऑल आप लोग इसको समझ लीजिए। तो सर एक क्वेश्चन है सर। सर सिर्फ रूफी टीन का या फिर बेम्बू का होना चाहिए ना, बाकी कुछ भी नहीं होना चाहिए? नहीं, देखिए जो आपका रूम है, ठीक
ठीक है। जो क्लासरूम होता है क्लासरूम और लैब वो दोनों पूरा ऊपर तक कवर होना चाहिए, ठीक है। पूरा जो है कवर होना चाहिए, यानी कि आप पहले क्या होता है ना कि जैसे कई बार आपने देखा होगा कि अगर कोई हमारा क्लासरूम है और लैब है तो उसको जो है हाफ पार्टीशन कर दिया, बीच में से एक छोटा सा दीवार खड़ा कर दिया कि इधर क्लासरूम हो गया इधर लैब हो गया। तो उस टाइप का चीज जो है अभी नहीं चलेगा। अभी आपका क्लासरूम और लैब में 100% पार्टीशन होना चाहिए, ठीक है। जो नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है उसमें आप लोगों का आप देखेंगे यहाँ पे तो आपका ये क्लियर लिखा हुआ है द वॉल एंड रूफ, वॉल एंड रूफ यानी कि दीवार और छत मेड ऑफ टीन बैम्बू शीट आर नॉट अलाउड, एक्सेप्शन आर सेंटर्स इन नॉर्थ ईस्ट एंड JNK एंड ऑल हिली, यानी कि जो आपका रूफ है वो भी और आपका जो दीवार है वो भी आपका बैम्बू का या टीक का बना हो सकता है, लेकिन वो आपका 100% होगा, पूरा ऊपर तक होगा, ठीक है। ये केवल JNK में और आपका नॉर्थ ईस्ट के लिए ही एप्लीकेबल होगा। क्लियर हो गया सर? सब में या इस सिर्फ मतलब हैंडलूम में मतलब कर सकते हैं, मतलब ये सब जो सभी जॉब के लिए, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ सभी जॉब के लिए। सर बैम्बू का चल जाएगा सर? बैम्बू का चल जाता है, बैम्बू का चल जाता है, लेकिन अभी हम नीचे आएंगे ना, नीचे आएंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि उसके अलग-अलग मार्क्स होते हैं, ठीक है, अलग-अलग मार्क्स होते हैं। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा स्टैंडर्ड का सेंटर रखना पड़ता है, अगर हमारा सेंटर तो पास तो उस केस में भी हमारा सेंटर पास हो जाएगा, लेकिन हमारा क्वालिटी नहीं आ पाएगा, ठीक है। इसलिए जनरली हम लोग अवॉइड करते हैं इस टाइप का सेंटर, लेकिन अगर कोई सेंटर है तो पास हो जाएगा। नेक्स्ट नीचे आएंगे, यहाँ पे देखिए नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है द फ्लोर ऑफ ट्रेनिंग सेंटर इंक्लूडिंग क्लासरूम लैबोरेटरी etc should be cemented and preferably tiled, यानी कि आपका जो ऊपर तो चल जाएगा लेकिन नीचे में आपका मिट्टी नहीं चलेगा, नीचे में क्या होना चाहिए, सीमेंटेड ही चाहिए, ठीक है। जो नीचे का जो फर्श जो रहेगा वो आपका सीमेंटेड ही चाहिए, तभी जाके चलेगा, ठीक है। दो चीज तो ये मैंने आपको बता दिया। थर्ड क्या है, ये ऑल द क्लासरूम एंड लैबोरेटरी शुड बी प्रॉपर्ली वेंटिलेटेड, यानी कि उसके अंदर जो है वेंटिलेशन का होना चाहिए, यानी कि हवा आने जाने के लिए गेट के ऊपर हो या फिर कहीं पे वेंटिलेशन होना चाहिए। अगर वेंटिलेशन नहीं रहेगा, आपका सब कुछ रहेगा तो भी आपका सेंटर फेल हो जाएगा, ठीक है। तो वेंटिलेशन इज मोर इम्पोर्टेंट, तो आपको वेंटिलेशन भी यहाँ पे होना चाहिए। क्लियर हो गया, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा कि जो हमारा क्लासरूम और लैब है उसमें और क्या क्या चीज होना चाहिए। एक तो टीन यून का हम लोग अवॉइड करेंगे, दूसरा जो है फ्लोर जो है हमारा सीमेंट का होना चाहिए, अगर टाइल है तो बहुत अच्छी बात है, देखिए यहाँ पे लिखे हुए देखे हैं प्रेफरेबली टाइल। दूसरा जो है क्लासरूम और जो भी लैब रूम है वो वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए, और मोस्ट इम्पोर्टेंट all the wire and switches in the training center should properly covered and secured। जो भी आपका क्लासरूम है लैब है उसके अंदर जैसे कि पावर के पॉइंट होते हैं जिसके अंदर भी हम लोग स्विच लगाते हैं या फिर सॉकेट लगाते हैं, चार्जर लगाते हैं, वो प्रॉपर्ली जो है होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कहीं पे तार जो है लटका हुआ है, कोई वायरिंग बाहर से आ रही है, उस टाइप का वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा, आपका सेंटर जो है वो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। आपका वायरिंग भी ध्यान रखना है कि ये सब चीज ओके होना चाहिए। क्लियर हो गया, गुड। नेक्स्ट सेपरेट वॉशरूम फैसिलिटी फॉर मेल एंड फीमेल ट्रेनी। आपका जो सेंटर है यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए, मेल और फीमेल के लिए दोनों के लिए सेपरेट वॉशरूम होना चाहिए। ये तो कॉमन गाइडलाइन, ये आप लोगों को पहले से ही पता होगा, राइट। जी संजय, कोई क्वेश्चन? नो क्वेश्चन क्लियर। गुड। तो हमारा वॉशरूम होना चाहिए मेल का और फीमेल का। उसके बाद सेफ पब्लिक क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर के लिए हमारे पास वहाँ पे जो भी सोर्सेज है आपका
वाटर डिस्पेंसर हो सकता है, वाटर कूलर हो सकता है, आरओ हो सकता है, इस टाइप की चीजें वहां पे आपको रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पे है क्लीननेस एंड हाइजीन। आपका जो लेबोरेटरी है, क्लासरूम है, रिसेप्शन एरिया है, उसके बाद बाकी सब जगह जो क्लीन होने चाहिए। और जितने भी लोकेशन है आपके, लैब रूम, क्लासरूम, आपका रिसेप्शन, काउंसलिंग एरिया, प्लेसमेंट एरिया, वॉशरूम, सभी जगह पे डस्टबिन जरूरी है। सभी जगह पे डस्टबिन इज मैंडेटरी। डस्टबिन हर जगह पे होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हेल्थ एंड सेफ्टी फैसिलिटीज। यहाँ पे एक आपका फर्स्ट एड किट होना चाहिए। फर्स्ट एड किट यानी कि प्राथमिक उपचार के लिए आपका कुछ होना चाहिए, ठीक है। वो फर्स्ट एड किट में क्या क्या सामान होगा वो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। ये 9 आइटम जो है आपका होना चाहिए। उसके अंदर क्या है, इमरजेंसी टेलीफोन नंबर, उसमें आपका इमरजेंसी टेलीफोन नंबर लिखा होना चाहिए कि अगर कुछ इमरजेंसी हो गया तो पास के हॉस्पिटल का नंबर हो गया, या फिर एम्बुलेंस का नंबर हो गया, पास का कोई क्लिनिक है उसका नंबर हो गया, उस टाइप का नंबर लिखा होना चाहिए, ठीक है। और उस टाइप से ही यहाँ पे कुछ आइटम है, जैसे कि आपका पेन किलर हो गया, सीजर हो गया, एंटीसेप्टिक हो गया, थर्मामीटर हो गया, इस टाइप के 9 आइटम जो है आपको यहाँ पे रखना है। ये कंपल्सरी, ये 9 आइटम में से एक भी कम होगा तो उस रोज या तो आपको मंगवाना पड़ेगा, अगर इसमें से एक भी कम हो गया तो आपका सेंटर जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपने पूरा मेहनत करा लेकिन अगर छोटा सा चीज नहीं है तो आपका सेंटर रिजेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका फायर फाइटिंग इक्विपमेंट। जो भी आपका आग बुझाने के जो भी उपकरण है उसमें आपका ये चीज होना चाहिए, ठीक है। इसमें जो है वाटर बेस, फोम बेस, ड्राई पाउडर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेट केमिकल बेस। ये इसमें से एक जो आता है जिसके अंदर जो है ना ABC 3 लिखा होता है, ABC लिखा होता है। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि अपने सेंटर पे ABC ये 3 जो भी लिखा हो उसको आप लोग यूज करेंगे तो आपका जो है कोई कंप्लायंस नहीं है, नॉन कंप्लायंस नहीं है, ठीक है। तो ABC लिखा हुआ आप लोग यूज करेंगे जो भी फायर फाइटिंग इक्विपमेंट है। ये समझ में आएगा सबको। नेक्स्ट नीचे चलते हैं हम लोग, कांटेक्ट नंबर। आपका जो है जहां पे भी आप ये लगाते हैं, रिसेप्शन जो आपका होता है, रिसेप्शन पे, आपका क्लासरूम में, सब जगह पे क्या होना चाहिए, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, कांटेक्ट नंबर ऑफ फायर ब्रिगेड। जो भी आपका 100 नंबर है, 101 नंबर है, 102 नंबर है, या फिर आपका 1091 होता है। आपके स्टेट का कुछ अलग जो होगा, पुलिस का नंबर हो सकता है, फायर ब्रिगेड का नंबर हो सकता है, एम्बुलेंस का कुछ स्पेशल नंबर लगाना है, लैब रूम में भी लगाना है, और रिसेप्शन एरिया में सारे इंपॉर्टेंट कांटेक्ट नंबर जो इमरजेंसी में हमारे काम आ सकते हैं उन सबको टेस्ट करना है, ठीक है। प्रिंट आउट निकाल के और क्लासरूम में लगाने हैं, ठीक है। ठीक है ना। प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिए। जी सर। ओके ओके ओके। ठीक है, तो ये तो हो गया यहाँ तक की बात। अब जो है ना एक छोटी सी चीज है जो जनरली लोग मिस कर देते हैं, उसको ध्यान रखिएगा। ये फायर सेफ्टी इंस्ट्रक्शन शुड बी वेल डिस्प्लेड एंड की एरिया ऑफ ट्रेनिंग सेंटर अलोंग विद फायर एक्सटिंग्विशर। जो भी आपका आग बुझाने का, जो भी आपको फायर फाइटिंग इक्विपमेंट जहाँ पे भी आपका वॉल माउंटेड है, जहाँ पे भी टंगा हुआ है, उसी के पास में एक आपका फायर सेफ्टी का इंस्ट्रक्शन लगाना है, इसको कैसे चलाना है। उसके बाद जो है आपका इन केस ऑफ फायर की अगर बाई चांस आग लग जाते हैं तो किस अनुसार से बचना है, ठीक है। उसके एक चार्ट आता है, वो चार्ट जो वहाँ पे चिपका होना चाहिए, ठीक है। एक तो ये चार्ट होता है, एक दूसरा चार्ट होता है आपका इन केस ऑफ अर्थक्वेक, कि आपका भूकंप आ जाता है तो उस केस में भी आप लोग क्या करेंगे, ठीक है।
इस टाइप के 2 सेफ्टी इंस्ट्रक्शन जो है आपको रिसेप्शन पे लगवाने हैं, और रिसेप्शन पे ही आपको ये फायर फाइटिंग इक्विपमेंट को भी वहीं पे रखना है। ठीक है, ये हमारा हो गया। दूसरा यहाँ पे बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक तो आपका जो नॉर्थ ईस्ट है या फिर आपका जम्मू एंड कश्मीर है, यहाँ पे आधार इनेबल बायोमेट्रिक नहीं चाहिए। पहले जो बायोमेट्रिक चलती थी नॉन आधार, उसी से काम चल जाएगा। बाकी जगह पे जो अटेंडेंस के लिए जो बायोमेट्रिक चाहिए होती है वो आधार इनेबल चाहिए होती है। इसको जो है ना एबस बोलते हैं, आधार इनेबल बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम। तो आप लोग के लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप लोग नॉर्थ ईस्ट से बाहर कहीं पे कैब करते हैं तो उसके लिए आपको ये भी मैंडेटरी है। क्लियर हो गया आप लोगों को? ये सारा पार्ट क्लियर होते जा रहा है ना? ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं ट्रेनर सर्टिफाइड। ये हम लोग को जो ट्रेनर जो है उसको 2 सर्टिफिकेशन चाहिए होता है। ठीक है, ट्रेनर को 2 सर्टिफिकेशन चाहिए होता है। एक तो सर्टिफिकेशन चाहिए होता है निस्बर्ट का सर्टिफिकेशन चाहिए होता है। आप यहाँ पे देखेंगे निस्बर्ट का सर्टिफिकेशन हमें चाहिए होता है। इसको एंटरप्रेन्योरशिप सर्टिफिकेशन भी बोलते हैं। तो एक तो हमें ये सर्टिफिकेट चाहिए होता है। ये सर्टिफिकेशन पूरे ट्रेनिंग सेंटर पे, ध्यान से सुन लीजिएगा, पूरे ट्रेनिंग सेंटर में किसी भी एक कैंडिडेट का, एक ट्रेनर का होने से हो जाएगा। ये वाला सर्टिफिकेशन आपके सेंटर पे कोई भी एक पर्सन निस्बत सर्टिफाइड है तो आपका काम हो जाएगा। क्लियर? नीचे आते हैं। अब दूसरे जो हम सर ये बात समझ में नहीं यार, और एक बार बता दीजिए सर। ठीक है, मान लीजिए कि आपका सेंटर पे 4 जॉब रोल है। ठीक है, 4 जॉब रोल के लिए आपने सभी जॉब रोल में 2-2 ट्रेनर आपने यूज करा है। ठीक है, तो उस 8 ट्रेनर में से कोई भी एक ट्रेनर निस्बत सर्टिफाइड है तो भी आपका सेंटर जो है ओके हो जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, अब आते हैं टीओटी पे। टीओटी जो है ट्रेनर जो है उसका हमें टीओटी कराना पड़ता है। वो तो सभी का कराना है, वो जितने ट्रेनर हैं हमें उन सबका कराना है। उस टीओटी के अलावा जो है एक हमें निस्बत सर्टिफिकेशन कराना पड़ता है, वो किसी एक का कराना है। यानी कि वो पूरे ट्रेनिंग सेंटर में अगर एक भी होगा तो आपका सेंटर क्वालिफाई हो जाएगा। और बाकी टीओटी जो है वो कितने का होना चाहिए? वो सभी स्टाफ का हो जाना चाहिए। क्लियर हो गया? पहले क्या होता था, ध्यान से समझिएगा, पहले ये होता था कि आपके सेंटर पे सपोज कि कोई भी ट्रेनर जो है वो टीओटी सर्टिफाइड नहीं है तो आपका सेंटर जो है क्वालिफाई माना जाएगा और 6 महीने का टाइम मिलता था। इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, 6 महीने का आपको टाइम मिलता था इस चीज के लिए, ट्रेनिंग सेंटर को एक्रीडेट कराने के लिए, फुली एक्रीडेशन कराने के लिए आपको टीओटी करा के टीओटी को उसके ऊपर अपलोड करना पड़ता था। लेकिन अभी जो है, अभी क्या कॉन्सेप्ट करते हैं कि आपको अगर बैच चलाना है, अगर आपको ट्रेनिंग स्टार्ट करना है तो आपको ट्रेनर का टीओटी जरूरी है। बिना टीओटी के आप बैच चला ही नहीं सकते, यानी कि आपको टीओटी कराना ही पड़ेगा। तो जब भी आप लोग बैच स्टार्ट करेंगे, बैच स्टार्ट करने से पहले आपको ट्रेनिंग सेंटर का एक्रीडेशन कराना है और साथ में ट्रेनर का टीओटी कराना है, तभी जाके आपका सेंटर जो है फुली तरह से क्वालिफाई माना जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है, गुड। तो ये हमारा ट्रेनर वाला पार्ट मैंने आपको बताया। नेक्स्ट नीचे आते हैं। अब जो है हम लोगों का जॉब रोल का जो स्टैंडर्ड है वो मैंने आपको बता दिया है कि जॉब रोल जो है हमारे पास जो है 30 का हम लोग लेके चलेंगे। तो ऊपर जो हम लोग जो सबसे फर्स्ट में जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे है ना कि हमें 10 स्क्वायर फीट यहाँ पे लेना है, तो हम लोग 200 स्क्वायर फीट नहीं लेके 300 स्क्वायर फीट लेंगे। किस चीज के लिए? वो हम लेंगे, यहाँ पे नीचे लिखा है आपका, देखिए स्टूडेंट और ट्रेनर का रेशियो, यानी कि हमारा जो है 30 का ही बैच रहेगा
सेम 30 में हमें कितना ट्रेनर चाहिए, एक ट्रेनर चाहिए। अगर आपने 30 का बैच दिया है तो एक ट्रेनर चाहिए, 30 के 2 ट्रेनर देंगे तो आपको 2 चाहिए। और 30 से कम का भी बैच है, मान लीजिए आपने 25 का बैच है, 20 का बैच है, तो भी आपको एक ट्रेनर ही चाहिए उस बैच के लिए। तो अगर हम लोग एक ट्रेनर दे ही रहे हैं, जनरली क्या होता है कि अगर हमने एक ट्रेनर दिया तो फिर हम लोग 20 का बैच क्यों चलेंगे, फिर हम तो 30 का बैच चलेंगे। इसलिए जो है हम लोग क्लासरूम का जो एरिया जो रखते हैं ना, वो कितना रखते हैं, 300 स्क्वायर फीट जरूर रखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं एबिलिटी ऑफ क्वालिफाइड ट्रेनर। ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि टीओटी हमारे सेंटर पे ट्रेनर्स को चाहिए होती है, टीओटी का ही बात लिखा हुआ है। सर बोलिए। सर आरपीएल में मैंडेटरी है क्या टीओटी का? नहीं, ये चीज आरपीएल के लिए मैंडेटरी नहीं है। ये जो हम लोग अभी बात कर रहे हैं ना, ये एसटीटी के लिए बात कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग के लिए। जो हम लोग का पीएम है या फिर हम लोग का मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी का मोमो प्रोजेक्ट होता है, सीखो कमाओ, इस टाइप के बहुत होते हैं। कुछ चीज के हम आपको बता रहे। आरपीएल में मतलब जरूरी नहीं है, मतलब इतना नहीं इतना स्ट्रिक्ट नहीं करता है ना। नहीं, ये सारी चीजें जो है हमारे आरपीएल में नहीं चाहिए। आरपीएल में केवल हमें टीओटी चाहिए होता है, ट्रेनर का केवल टीओटी चाहिए होता है और कुछ नहीं चाहिए। तो ये मैंने आपको बता दिया अवेलेबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट। अब देखिए ये एक जो है हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया है, इक्विपमेंट। ध्यान से देखिएगा, इक्विपमेंट जो है, अब इक्विपमेंट का हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से जॉब रोल में क्या इक्विपमेंट लगाने हैं। सेम हम लोग आप इसी वाली साइट पे चलेंगे जो स्टार्टिंग मैंने आपको साइट बताया था, उसी साइट पे हम लोग दोबारा से गए। उस साइट पे नीचे आओगे तो यहीं पे फर्स्ट मैंने ये वाला फाइल आप लोग को डाउनलोड करके दिखाया, देन ये दिखाया, फिर मैंने आपको लैब एरिया दिखाया, राइट। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे इक्विपमेंट वाला पार्ट, ठीक है, कि इक्विपमेंट जो है वो हम लोग क्या क्या रखेंगे। इसको मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो आ गया हमारा इक्विपमेंट वाला पार्ट आ गया है। अब जो भी जॉब रोल है आपका, जो भी जॉब रोल में आपका सेंटर चलने वाला है, जो भी जॉब रोल का आप सेटअप कर रहे हैं, उस जॉब रोल का नाम आप यहाँ पे सर्च कर लीजिए। जॉब रोल का नाम मान लीजिए कि हमारा जो है टू स्टेप हैंडलूम है। टू स्टेप हैंडलूम वीवर है, तो टू स्टेप हैंडलूम ध्यान से देखिएगा ऐसे, ठीक है। हमने यहाँ पे जॉब रोल का नाम डाला और यहाँ पे आपको चेक जरूर करना है, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे तो बहुत सारे आइटम आ गए हैं, तो ये सारे आइटम इंपोर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे एसएससी देख लेंगे कि कौन सा किस एसएससी का है। तो यहाँ पे हमारा जो है टू स्टेप हैंडलूम जो है वो हमारा टेक्सटाइल का है, तो ये दूसरा वाला जो है हम लोग हटा देंगे, यानी कि इस वाले के लिए हमारे को केवल 3 इक्विपमेंट जरूरी है, ठीक है। दूसरा, ये इसका मिनिमम नंबर जो है ना, ये नंबर जो है यहाँ पे ये फाइल जो है जो वेबसाइट पे अपलोडेड है, ये फाइल थोड़ा सा करप्ट हो गया, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे आप लोग को नंबर नहीं दिख रहा है, ठीक है। ये नंबर जो है नहीं दिख रहा है, ये फाइल थोड़ा सा वेबसाइट पे जो अपलोडेड है वो करप्ट फाइल है, तो जिसके अंदर जो है नंबर नहीं दिख रहा है। ये जो है मेरे पास एक पुराना जो है डाउनलोडेड रखा हुआ है फाइल, मैं उसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, और उसको मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखिए हम लोग का इक्विपमेंट डिटेल है। इक्विपमेंट डिटेल को हमने यहाँ से ओपन किया है। यहाँ पे हम लोग जो भी चौबड़ के यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, हम लोग टू स्टेप हैंडलूम को देख लेते हैं।
मीटिंग खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये हम लोग का यहाँ पे एक फाइल है जो मैंने डाउनलोड करके रखा है। इस फाइल में आप जाओगे तो हमने यहाँ पे टू स्टफ हैंडलूम का लिखना है, तो यहाँ पे हमने डाला टू स्टफ डाल दिया। ये यहाँ पे आपको दिखेगा कि केवल 3 इक्विपमेंट चाहिए, और इसके कितना कितना क्वांटिटी चाहिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। मिनिमम क्वांटिटी जो चाहिए हमारा वो चाहिए, ये क्वांटिटी चाहिए, ठीक है। और ये क्वांटिटी क्या होगा वो यहाँ पे लिखा हो, ये यूनिट में होना चाहिए। देखेंगे तो ये यूनिट में हो सकता है, ये हो सकता है, ये आपका डजन में हो सकता है, ये आपका जो है 100 पीसेस में हो सकता है। ये देखना बहुत जरूरी है आपका, ठीक है। दूसरा क्या देखना जरूरी है, यहाँ पे इक्विपमेंट जो है मैंडेटरी है या नहीं है, ठीक है। किसी किसी में लिखा होता है नो लिखा होता है, तो जो नो है उसको हमको यूज नहीं करना है। अब मैं इसको भी आपको एक दिखा देता हूँ एग्जांपल। यहाँ पे जो है जैसे कि हमने यहाँ पे डाल दिया, ये एक जॉब रोल है सेक्रेटरी का, ठीक है। इस सेक्रेटरी के जॉब रोल में जाएंगे तो यहाँ पे क्या चाहिए, 15 कंप्यूटर चाहिए, कंप्यूटर दिख रहा होगा आपको 15 चाहिए, और ये जो है आपका मैंडेटरी है। लेकिन वही सेम जो है स्टेनोग्राफर मशीन है 10 मशीन चाहिए, ये आपका मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। तो जो मैंडेटरी है वो तो हमें मंगाना ही मंगाना है, जो मैंडेटरी नहीं है वो हम लोग देख लेंगे कि अगर टीसी जो है इजिली ला सकता है तो अच्छी बात है, जो नहीं ला सकता है तो उसके लिए हम उसको फोर्स नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमने देखा कि मैंडेटरी क्या है और वो मंगाना ही मंगाना है। ये हमने 3-4 चीज देख ली है, तो हमारा यहाँ पे लेबोरेटरी का भी डिटेल क्लियर होगा कि लेबोरेटरी में क्या क्या सामान रखना है। अब जो है एक चीज हमारा छूट क्या रहा है, ट्रेनर का क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए। जो हम लोगों ने ट्रेनर का रखा है उसका क्वालिफिकेशन हम लोग क्या रखेंगे, तो उसका क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पे हम लोग इस साइट पे जाओगे आप, तो यहाँ पे आपको मिलेगा यहाँ पे ट्रेनर क्वालिफिकेशन। इसको जब आप डाउनलोड करोगे तो अगले में एक्सेल का लिस्ट ओपन होगा, उसके अंदर जो है जॉब रोल वाइज जो है आपको ट्रेनर का क्वालिफिकेशन दिया होगा कि इस जॉब रोल के लिए कितने साल का एक्सपीरियंस चाहिए और ये ट्रेनर का क्वालिफिकेशन होना चाहिए। देखिए कि हम लोग का जो है ट्रेनर का जो क्वालिफिकेशन है वो ओपन हो गया है। इसमें जो भी हमारा जॉब रोल है, जैसे कि हमारा जॉब रोल यहाँ पे अभी हम लोग टू स्टफ हैंडलूम का देख रहे थे, तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, टू स्टफ हैंडलूम। तो इसके अंदर क्या होना चाहिए, टू स्टफ हैंडलूम में एजुकेशन क्वालिफिकेशन कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। एजुकेशन जो है कुछ भी नहीं चाहिए, केवल 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। 7 साल का टोटल एक्सपीरियंस होना चाहिए। इस वाले एक्सपीरियंस के साथ साथ उसको हम लोग बाइफिकेट कैसे करेंगे, यानी कि 7 साल का जो टोटल एक्सपीरियंस है वो 2 हिस्सों में होना चाहिए। 2 हिस्सों में कैसे, एक होना चाहिए उसका टीचिंग, ये पहला वाला जो होता है हमारा सेक्टर का एक्सपीरियंस होता है, यानी कि उसको वर्किंग नॉलेज इतने साल का होना चाहिए, और 1 साल का उसका क्या होना चाहिए, टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी कि उसने 6 साल जो है हैंडलूम में काम किया हो और 1 साल वो कहीं पे पढ़ाया हो, कुछ भी पढ़ाया हो, उसका मतलब नहीं कि उसने हैंडलूम में पढ़ाया है,
तो उसमें 6 साल में क्या क्या होगा, काम किया होगा। अब इसी टाइप से हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये हमने जो है एक जॉब रोल है CRM डोमेस्टिक वॉइस। इसमें जो है कितना होना चाहिए क्वालिफिकेशन, 10th मिनिमम होना चाहिए। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन ही आप लोगों को ध्यान रखना है। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको कैप फिल करते समय वहां पर डालना होगा। तो ये मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th आ गया। इसका 2 साल का टोटल एक्सपीरियंस होना चाहिए। उस 2 साल में टोटल जो है यहाँ पे 2 साल का टीचिंग सेक्टर होना चाहिए, 2 साल का यहाँ पे टीचिंग का होना चाहिए। तो आप लोग जो है ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि ये जो है आपका 2 साल यहाँ पे, 2 साल यहाँ पे। तो ये शीट वाले जो ना मतलब काफी ओवर स्मार्ट है, आप इनकी उस पर मत जाइएगा। अगर यहाँ पे लिखा है 2, यहाँ पे लिखा है 2, तो आप यहाँ पे टोटल 4 करके दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 2 साल दे दिया तो टोटल तो 2 साल ही मांग रखा है, तो हमने ये दिया और ये 0 कर दिया। तो ये जो है ये इन लोगों ने जानबूझ के ऐसा रखा है ताकि जो है तो सेंटर जो है वो गलती करे। आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टीचिंग एक्सपीरियंस देख लेंगे, सेक्टर का एक्सपीरियंस देख लेंगे, और ये तो टोटल आ ही जाएगा। इन दोनों को जोड़ दिया तो ये टोटल आ गया। तो ये कुछ जो जॉब रोल ऐसे हैं जिनका इसके अंदर जो है वो गलत डाला हुआ है, तो आप लोग उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। ठीक है, आपको किसके अकॉर्डिंग जाना है, आपको जाना है जितना उनका मिनिमम ट्रेनिंग का डाला हुआ है और जितना उनका मिनिमम सेक्टर का डाला हुआ है उसके अकॉर्डिंग जाएंगे। क्लियर हो गया? ये सारी चीज क्लियर हो रही है आप लोगों को? जी सर। ठीक है, अभी कौन कौन ऐसे लोग हैं जिनको ऐसा लग रहा है कि मतलब क्या चल रहा है, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है? ऐसे कुछ कोई पर्सन है जिनको ऐसा लग रहा हो कि मतलब समझ में नहीं आ रहा हो? जी प्लीज। हेमंतो, दिव्य ज्योति, विकास, समझ में आ रहा है सर, पहले भी क्या है ना सर ये सब। ठीक है, हेमंतो। सर मतलब पहले से अभी मतलब थोड़ा चेंजेस है, मतलब वही अभी मतलब अच्छा लग रहा है वही। ठीक है, हेमंतो कहाँ है? हेमंतो जी सर। सर मुझे समझ में आ रहा है क्योंकि मैंने पीएलसी में ये सब किया है पहले। ठीक है, गुड। जयसुल। हाँ सर मेरा समझ में आ रहा है सर। ठीक है, नीरेन से क्या? हाँ सर आ रहा है, एक बार फिर रिपीट कर लेंगे फिर वीडियो को एक बार रिपीट कर लेंगे मतलब दोबारा से वीडियो देखो। हाँ सर, दोबारा से वीडियो देखोगे? हाँ मतलब कुछ छूट गया ना सर, फिर देखना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो कुल मिला के ये है कि अभी आप लोग को समझ में आ रहा है। तो ये तो हो गया हमारा अभी तक का जो हुआ है, ये पार्ट ए में आता है। ये हमारे ट्रेनिंग सेंटर से रिलेटेड है। अब ट्रेनिंग सेंटर से ही रिलेटेड जो है दूसरा कुछ अलग चीजें हैं जिनके ऊपर जो है हमें नंबर मिलते हैं, ये आपको देखना जरूरी है। ठीक है, अभी तक जो हम लोग जो काम कर रहे थे वो तो मैंडेटरी चीजों पे काम कर रहे थे। अब हम लोग जो काम करेंगे मैंडेटरी चीजों के साथ साथ जो है हम लोग कुछ नंबर का गेम भी खेलेंगे। ठीक है, कि सेंटर जो है कई बार सेंटर 2 स्टार में आता है, 3 स्टार, 4 स्टार में आता है, वो कैसे आता है, तो वो जो आता है उसी को हम लोग समझेंगे यहाँ पे, ये पार्ट बी से। ठीक है, पार्ट बी में क्या है, अगर आपका सेंटर जो है ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, अगर सेंटर यहाँ पे आपका जो है 5000 स्क्वायर फीट है या फिर 5000 से ज्यादा है, तो उसके लिए आपको मिलता है कितना नंबर, 7 मार्क्स आपको मिलते हैं। सेंटर आपका 3000 स्क्वायर फीट है या फिर 3000 से 5000 के बीच में है, तो आपको कितना मिलेगा, 5 नंबर मिलेगा। अगर आपका जो है 1500 स्क्वायर फीट है या फिर 1500 स्क्वायर फीट से लेके और 3000 के बीच में है, तो आपको 3 मिलेगा, और 1500 से कम है तो आपको 1 मिलेगा। ध्यान से सुन लीजिएगा, आप लोगों को सेंटर जो है इस वाले कैटेगरी में आना ही चाहिए, कम से कम इस कैटेगरी में आना चाहिए। ठीक है, अगर आपका सेंटर जो है 1500 स्क्वायर फीट से कम होता है, उस केस में सेंटर तो आपका पास हो जाता है, लेकिन आप लोग को टारगेट नहीं मिलता है। ध्यान से समझ लीजिएगा,
आप लोग का सेंटर तो पास हो जाता है लेकिन टारगेट नहीं मिलता है, ठीक है। तो हमारा जो सेंटर का जो एरिया है मिनिमम 1500 प्लस होना चाहिए, 1500 प्लस होना चाहिए, तभी जाके वो कैटेगरी 2 में आ पाता है, तो हमें सेंटर पे टारगेट मिल पाता है, नहीं तो हमें सेंटर पे टारगेट नहीं मिलता है। क्लियर हो गया? तो आप लोगों को इसी वाले कैटेगरी में कम से कम रखना है, इसके ऊपर जितना जाएगा अच्छा है, नीचे इसके नीचे नहीं जाना है, नहीं तो टारगेट नहीं मिला। आपने सेंटर भी क्वालिफाई करा दिया, फिर टारगेट इसके ऊपर नहीं मिलेगा। दूसरा जो है यहाँ पे दूसरा इस चीजों के यहाँ पे हमें नंबर पता चल गया कि किस केस में हमें कितना नंबर मिलेगा। फिर जो है आपका सेंटर पे जो सेंटर है वो कैसा है, मान लीजिए कि कोई एक जो है आपका कोई बिल्डिंग है, वो अलग से बिल्डिंग खड़ी है, ठीक है। कोई बिल्डिंग जो है आपकी अलग से खड़ी बिल्डिंग है, जिसके आसपास में मतलब अलग बिल्डिंग्स है, लेकिन वो आपकी सेंटर का पार्ट नहीं है, ठीक है। यानी कि आपकी बिल्डिंग सेपरेट बिल्डिंग है, तो वो आपकी स्टैंड अलोन बिल्डिंग कहलाती है। यानी कि उस बिल्डिंग में केवल आपका ही काम चलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंड अलोन बोलते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, स्टैंड अलोन यानी कि उसमें आपके अलावा और कोई काम नहीं होता है, दैट इज नोन एज स्टैंड अलोन। उसके बदले में आपको कितना मिलता है, 6 नंबर मिलते हैं। कहीं पे क्या होता है कि आपका जो है सेंटर है वो किसी कॉम्प्लेक्स में, मान लीजिए कि उसमें जो है 10 फ्लोर है, कोई बिल्डिंग है उसके अंदर 10 फ्लोर है, उस 10 फ्लोर में से आपने जो है कोई 1 फ्लोर ले रखा है या 2 फ्लोर ले रखा है, या फिर उस फ्लोर पे भी आपने 2-4 कमरे ले रखे हैं और उसमें अपना सेंटर ओपन कर रखा है, तो वो क्या हो गया आपका, वो कॉम्प्लेक्स है, वो आपका क्या है, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, उसमें आपने कुछ पार्ट ले रखा है, तो उसके बदले में आपको 4 मिलेगा। लेकिन अगर वही कॉम्प्लेक्स जो है उसमें अगर आपने सारा ही ले रखा है, पूरे में ही आपका है, तो उसके बदले में आपको 6 नंबर मिलेगा, ठीक है। दूसरा है आपका कुछ, मान लीजिए कोई आपका स्कूल है या फिर कोई आपका कॉलेज है, वो आपका साथ में स्कूल भी चलता है, साथ में आपका कॉलेज भी चलता है, और उसी का एक पार्ट जो है, ध्यान से सुनिएगा, स्कूल जो है उसका एक पार्ट जो है खाली पड़ा हुआ है, उसको जो है हमने क्या कर दिया है, किराए पर ले लिए हैं, तो वो क्या हो गया, वो तो स्कूल का पार्ट हो गया है ना। उस केस में आपको कितने नंबर मिलते हैं, 2 नंबर मिलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, फंक्शनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट। कोई भी स्कूल है अगर वो चल रहा है तो क्या आ गया, फंक्शनल आ गया, ठीक है। लेकिन वही स्कूल अगर पूरी तरह से बंद है स्कूल, और उसमें हमने अपना सेंटर खोला है, तो वो आपका कैटेगरी ए में जाता है, ठीक है। अगर वो स्कूल चल रहा है तो हमारा कैटेगरी 3 में जाएगा, अगर वो स्कूल बंद है तो हमारा कैटेगरी 1 में जाएगा, क्योंकि वो फंक्शनल नहीं है, ठीक है। तो हमें देखना है कि हमारे यहाँ पे कितने मार्क्स मिलते हैं। मान लीजिए कोई सेंटर ऐसा मिला है जो यहाँ पे 3 नंबर लेके आया, यहाँ पे वो 6 नंबर लेके आ गया, उसके नंबर कितने हो गए, 6 और 3 9 हो गए। ऐसे ही नीचे नीचे हम लोग अभी नंबर जोड़ेंगे। अब हम लोग दूसरा क्या देखेंगे कि हमारा जो सेंटर जो है वो कितने डिस्टेंस पे है। आपका सेंटर जो है वो रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप से कितनी दूरी पर है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कितनी दूरी पे है। अगर 0 से 3 किलोमीटर के बीच में है तो उसके बदले में हमें कितना मिलता है, 5 मार्क्स मिलते हैं। ये देखिए, ये जो है आपका 0 से 3 किलोमीटर हमें कितना मिल रहा है, 5 नंबर मिल रहे हैं। 3 से लेके 5 किलोमीटर 3 नंबर, और 5 किलोमीटर से 10 किलोमीटर 2 नंबर, और 10 किलोमीटर से ज्यादा हो तो 0 नंबर मिलेगा, क्योंकि 10 किलोमीटर से ज्यादा होगा तो कोई बच्चा पढ़ने ही नहीं जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे 10 किलोमीटर से ज्यादा रहेगा तो 0 ही मिलेगा। तो आप लोगों को किस कैटेगरी में रखना है, आप लोगों को इस वाली कैटेगरी में सेंटर रखना है, यानी कि सेंटर जो है वो बहुत ज्यादा दूर भी नहीं हो। जनरली ऐसा होता नहीं है, गांव में भी जो होता है आसपास में कोई बस का स्टॉपेज तो होता ही है ना, तो वो जनरली इस केस में आ जाता है। इस केस में अगर नहीं भी आता है तो यहाँ पे तो जरूर आ जाता है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे सीसीटीवी। सीसीटीवी इज अगेन इम्पोर्टेंट पार्ट, आपको सीसीटीवी रखना ही रखना है सेंटर पे। अगर आप सोचेंगे कि सीसीटीवी नहीं रखेंगे तो आपका काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो सीसीटीवी कहाँ कहाँ पे चाहिए, ध्यान से देख लीजिएगा। सीसीटीवी आपको
जो लगाना है वो भी तरीके से लगाना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने पूरे सेंटर में सीसीटीवी लगा दिया और जहां पे लगाना है वहीं पे नहीं लगाया तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो सीसीटीवी ऐसी जगह पे लगाना है जिसके बदले में हमें नंबर मिलेगा। तो हमें कहाँ कहाँ पे लगाने हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्लासरूम, लेबोरेटरी, काउंसलिंग एरिया और रिसेप्शन एरिया। तो ये 4 जगह पे आप लगाओगे तो आपके पूरे पूरे 4 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको सीसीटीवी कम से कम कितना सीसीटीवी लगाना है, एक रिसेप्शन पे, एक काउंसलिंग पे, और दूसरा जितने क्लासरूम रहेंगे सभी क्लासरूम में, और जितने लैब रहेंगे सभी लैब में लगाना ही लगाना है। एक मिनट होल्ड कीजिएगा आप लोग।
सभी को आवाज आ रहा है दोबारा से? आ रहे सर। ठीक है, तो हम लोग कहाँ पे थे? हम लोग थे सीसीटीवी कैमरे पे। हमें सीसीटीवी कैमरा जो है वो लेबोरेटरी, क्लासरूम, रिसेप्शन और काउंसलिंग, इन 4 जगह पे जरूर इंस्टॉल कराना, बाकी जगह पे रहे ना रहे। दूसरा जो है आप देखेंगे यहाँ पे क्लासरूम, लेबोरेटरी में तो आपने लगा दिया, लेकिन बाकी जगह पे नहीं लगाया तो आपको 2 नंबर मिलेगा। दूसरा क्या क्या करा आपने? क्लासरूम और लेबोरेटरी में दोनों में आधे आधे जगह पे लगाया तो आपको 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज आपको देख के करना है, यानी कि सीसीटीवी अगर आपका सेंटर पे लगा हुआ है तो आपको थोड़ा सा बहुत इधर उधर का जो है उतार के और क्लासरूम, लैब और बाकी जगह पे भी करना पड़े तो आप कर दीजिएगा, ताकि यहाँ पे आपको 4 नंबर मिल जाए। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं, ये कुछ स्पेशल चीजें हैं। यहाँ पे आपको एबिलिटी ऑफ रैम। सर आपका स्क्रीन नहीं आ रहा है। रविंद्र सर स्क्रीन आप शेयर पीसी का स्क्रीन। स्क्रीन देखिए अब अभी दिख रहा है? हाँ अभी आया। ठीक है, तो अभी जस्ट मैंने कुछ बताया, क्या बताया, जो सीसीटीवी का है कि सीसीटीवी हमें जो है वो कहाँ पे लगाना है। सीसीटीवी जो है हम लोग यहाँ पे थे कि सीसीटीवी हमें इन जगह पे लगाना है, क्लासरूम, लेबोरेटरी, इन सब जगह पे। और अगर हम लोग इन सब जगह पे नहीं लगाते हैं, अगर हम लोग केवल क्लासरूम में लगाते हैं और लेबोरेटरी में लगाते हैं तो हमें 2 नंबर मिलेगा। हमने जो है क्लासरूम और लेबोरेटरी में आधे में ही लगाई, मान लो कि 4 क्लासरूम में हमने 2 क्लासरूम में लगाया, 2 में नहीं लगाया, तो उसके बदले हमें 1 ही नंबर मिलेगा। तो ये सारी चीज जो है हमने यहाँ पे देख लिया। सेकंड जो है यहाँ पे ये जो है कुछ अलग से चीजें हैं कि जो आपके सेंटर को एक्स्ट्रा मार्क्स देती है। डिफरेंटली एबल फ्रेंडली ट्रेनिंग सेंटर, मान लीजिए कि कोई सेंटर है जहाँ पे हैंडीकैप लोग जाके और पढ़ाई कर सकते हैं, तो अगर इस तरह की फैसिलिटी आप देते हैं तो आपको 4 नंबर एक्स्ट्रा मिलते हैं। ठीक है, तो 4 नंबर में क्या क्या चीजें हैं? तो सबसे पहले एबिलिटी ऑफ रैम्प। रैम्प पता है आप लोगों को? हाँ, जिसमें व्हील चेयर को ठेल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो कोई भी ऐसा चीज जहां से व्हील चेयर आसानी से ऊपर चढ़ सके, सेंटर तक जा सके, वो ऐसा कुछ स्लोप टाइप का बना हो, तो वो आप लोग एज अ रैंप यूज कर सकते हैं। तो ये कोशिश कीजिएगा कि आपका सीमेंटेड हो तो ज्यादा अच्छा है। तो ये रैंप जो है आपको कितना नंबर दे देगा? 2 नंबर दे देगा। ठीक है, दूसरा किस चीज का नंबर देगा? वॉशरूम का। आपके पास जो है वॉशरूम अगर है, डिफरेंटली एबल का वॉशरूम जो है वेस्टर्न टाइप का और दोनों साइड में हैंडल लगा हुआ है, तो उसके बदले में आपको 2 नंबर मिलेगा, यानी 2 नंबर रैंप का, 2 नंबर इसका। ठीक है, ये आपको 4 नंबर मिल जाते हैं। ध्यान से समझिएगा। अगर ये आपका ट्रेनिंग सेंटर, अगर आपका ट्रेनिंग सेंटर ग्राउंड फ्लोर पे नहीं है, ठीक है, अगर आपका ट्रेनिंग सेंटर जो है ग्राउंड फ्लोर पे नहीं है और ये दोनों चीजें हैं, ये दोनों चीजें हैं, ठीक है, तो आपको कितने नंबर मिलते हैं? देखिए यहाँ पे लिखा है एबिलिटी ऑफ ओनली 1 फैसिलिटी। आपके सेंटर पे जो है ये या तो रैंप है या फिर तो वॉशरूम है फीमेल डिसेबल फ्रेंडली के लिए। क्या लिखा है? एबिलिटी ऑफ ओनली 1 फैसिलिटी, कोई भी एक चीज है, फॉर डिफरेंटली एबल पीपल। दिस इज एप्लीकेबल ओनली दो सेंटर which are not on ground floor। अगर कोई ग्राउंड फ्लोर पे नहीं है, ठीक है, आपको कितना नंबर मिलेगा? केवल 1 मार्क्स ही मिलेगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको जरूरी क्या होना चाहिए कि आपका सेंटर अगर ग्राउंड फ्लोर पे है तो आप उसको ये छोटा सा चीज करा के उसको 4 नंबर एक्स्ट्रा दिलवा सकते हैं। अगर ग्राउंड फ्लोर पे नहीं है तो उसके लिए फिर आपको अलग कंडीशन है। ग्राउंड फ्लोर पे नहीं है तो अगर सेंटर पे लिफ्ट है तो फिर इसको हम कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि लिफ्ट से पर्सन जो है ऊपर नीचे कहीं पे भी आसानी से आ जा सकते हैं। तो लिफ्ट जो है आपको ग्राउंड के इक्विवेलेंट बना देता है इसको। अगर आपका ट्रेनिंग सेंटर ग्राउंड फ्लोर पे है तो ये दोनों चीज करवा दीजिए, तो आपको एक्स्ट्रा जो है कितने नंबर मिल जाते हैं? 4 नंबर मिल जाते हैं। क्लियर हो गया?
नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखते हैं प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर जो है आपका इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपके जितने भी क्लासरूम है, सारे क्लासरूम में आपका प्रोजेक्टर होना ही चाहिए। अगर आपका क्लासरूम में प्रोजेक्टर नहीं है तो उसके बदले में आपको मार्क्स जो है वो नहीं मिलेगा। तो आपको क्लासरूम जो है, अगर एक क्लासरूम है एक प्रोजेक्टर, दो क्लासरूम है दो प्रोजेक्टर, तीन क्लासरूम है तीन प्रोजेक्टर, जितने क्लासरूम में उतने प्रोजेक्टर जो है होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या, इंटरनेट कनेक्टिविटी। इंटरनेट कनेक्टिविटी आपको 4 नंबर दिलाते हैं, तो उसके लिए कुछ स्पीड होना चाहिए। अगर आपके नेट का स्पीड 1 Mbps से ज्यादा है तो उसके लिए आपको 4 नंबर मिलेगा। तो नेट का स्पीड जो है 5 मिनट, तो ये आपका 1 MB से अगर ज्यादा है तो आपको उसके लिए 4 नंबर मिलेंगे। 1 MB से लेके और आधे MB के बीच में 512 kbps के बीच में रहेगा तो 2 मिलेंगे। 512 से कम रहेगा तो 0 नंबर मिलेगा। ठीक है। और ये नेट जो है आपका कहाँ पे लगा होना चाहिए, IT लैब में होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, एक्स्ट्रा नंबर कहाँ पे मिलता है, एक्स्ट्रा नंबर आपको मिलता है पार्किंग के लिए, आपको एक्स्ट्रा मिलता है। ठीक है। सॉरी, पेंट्री के लिए, पार्किंग का नीचे आएगा, एबिलिटी ऑफ पेंट्री एंड पार्किंग, दोनों आपका जो रहेगा उसके लिए दोनों का 2-2 नंबर मिलेगा। 2 नंबर पेंट्री का, 2 नंबर पार्किंग का। और जो आपका पार्किंग जो रहेगा ना, उसमें आप लोग इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान से समझिएगा, जो भी आपका पार्किंग फैसिलिटी है वो आपका रेंट एग्रीमेंट जो रहेगा सेंटर का, उसके अंदर मेंशन होना चाहिए। नहीं तो आपका पार्किंग फैसिलिटी काउंट नहीं होगा। आपने रोड पे लगा दिया गाड़ी तो काउंट नहीं होगा। ठीक है। तो रोड जो होता है वो कॉमन होता है, तो रोड जो है किसी के लिए रेंटेड नहीं होता है कि आपने रोड को रेंट पे ले लिया। तो आपने अगर कोई अलग से एरिया लिया है जिसको आप दिखा रहे हैं कि ये हमारा एरिया है पार्किंग के लिए, तो आपको उसको 2 नंबर मिलेगा। और आपने सेंटर में पेंट्री बना रखा है जिसमें किचन टाइप का कुछ चाय के लिए, पानी के लिए, तो उसके आपको 2 नंबर अलग से मिलेगा। तो 4 नंबर यहाँ पे हो जाते हैं। लेकिन जो आपका पार्किंग फैसिलिटी है वो आपके रेंट एग्रीमेंट में मेंशन होना चाहिए। सेम यहाँ पे है, पेंट्री है या फिर पार्किंग कोई एक है तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा, और इनमें से कुछ भी नहीं है तो आपको 0 नंबर मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका IT लैब। आपका अगर सेंटर पे IT लैब है और IT लैब में देखिए यहाँ पे क्या लगा होना चाहिए, IT लैब में AC लगा होना चाहिए। ठीक है। क्या लगा होना चाहिए, AC लगा होना चाहिए, तो 4 नंबर मिलेगा। AC नहीं है तो आपको कितना नंबर मिलेगा, 2 नंबर मिलेगा। ठीक है। और आपका IT लैब है ही नहीं तो 0 नंबर मिलेगा। नेक्स्ट आपका पावर बैकअप। आपको पता ही है कि पावर बैकअप आपके सेंटर पे होना चाहिए, तो उसके लिए आपको 3 नंबर मिलते हैं। लाइब्रेरी होना चाहिए, 3 नंबर मिलते हैं। आपका पूरे सेंटर में अगर फुल सेंटर के जो भी एरिया है सभी में आपका AC लगा हुआ है तो आपका क्या होना चाहिए, तो उसके बदले में आपको क्या मिलेगा, 2 नंबर मिलेगा। देखिए यहाँ पे लिखा है एबिलिटी ऑफ एयर कंडीशन इन ऑल क्लासरूम, तो आपको 2 नंबर मिलेगा। यहाँ पे देखिए नीचे क्या लिखा है, एबिलिटी ऑफ AC इज हाई एल्टीट्यूड रीजन, जैसे कि आपको जो ऊंचे एरिया जो होते हैं, जिसको आपको जो हिल एरिया जो होते हैं वहां पे नहीं चाहिए। ठीक है। जो आपका जैसे कि शिमला है या फिर आपका गुवाहाटी में असम में कोई ऐसा एरिया हो जाएगा, पहाड़ी एरिया होगा, जैसे कि शायद डिब्रूगढ़ है, उधर जो है आपको AC नहीं होगा पूरे पे, तो भी आपको ये 2 नंबर मिलेगा। ठीक है। एबिलिटी ऑफ AC एटलीस्ट 50%, आपका जो एरिया है उसमें 50% में लगा हुआ है, 50% क्लासरूम और लैब में लगा हुआ है, तो आपको कितना मिलेगा, 1 नंबर मिलेगा। इस अनुसार से ये 50 नंबर का होता है। ठीक है। 50 नंबर ये जोड़ जाड़ के होते हैं। तो आपको क्या चेक करना है, आप कोई से भी सेंटर पे गए हैं, आपको चेक करना है कि उस सेंटर का टेंटेटिव नंबर आपके अनुसार से कितना आ रहा है। इस 50 में से आपका सेंटर का कितना आ रहा है। ठीक है। अब उसको हम लोग चेक करेंगे कि हमारे स्टार में कितना जा रहा है। अब जो है आपका मान लीजिए कि आपके सेंटर में पूरे 50 के 50 आए तो आपका आगे 100%। अब 85 से लेके 100 के बीच में, यानी कि इतने %, इसका जस्ट आप आधा कर दीजिए। जितना लिखा हुआ ना उसका आप आधा कर देंगे, यानी कि 85 लिखा हुआ है, तो यानी कि आपको कितना आना चाहिए वहां पे
43 नंबर आना चाहिए, 43 नंबर आएगा, 43 से 100 के बीच में, तो आपको 5 स्टार सेंटर माना जाएगा, जो मतलब टॉप क्लास का सेंटर होता है 5 स्टार। यानी कि इन सारे नंबर को जोड़ के अगर आपका 43 से 50 के बीच में आता है तो 5 स्टार, 35 से लेके 35 से लेके 42 के बीच में जाता है तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 4 स्टार, और यहाँ पे आपका इस अनुसार से नीचे चला जाता है। लेकिन यहाँ पे किसी भी केस में आप देखेंगे तो यहाँ आपका बिलो 40% नहीं होना चाहिए, नहीं तो 1 स्टार आ जाएगा तो आपका कोई टारगेट नहीं मिलेगा। 2 स्टार पे भी बहुत ही कम टारगेट मिलता है, जो आपका नॉर्थ ईस्ट में ही केवल मिल जाता है, बाकी जगह पे केवल 5 स्टार या 4 स्टार पे ही मिलता है, केवल 5 स्टार या 4 स्टार, बाकी जगह पे बाकी के 3 स्टार सेंटर जो है वो कंसिडर नहीं होते। तो ये आप लोगों ने समझा कि हमें हमारा जो सेंटर जो है उसकी क्वालिटी कैसा होना चाहिए, सारी चीजें। यहाँ तक में किसी को कोई कंफ्यूजन शायद नहीं होगा, है ना? कोई है कंफ्यूजन? आई थिंक ये बहुत अच्छे से हमने सब कुछ क्लियर कर दिया है। अब जो है इसका हम सर जी बोलिए सर अगर कॉमन एरिया होता है सेंटर में तो हम उसको दिखा सकते हैं क्या? बिल्कुल दिखा सकते हैं। इसके अलावा आपके सेंटर पे कोई अलग से एरिया है, जैसे कि आपने एक स्टाफ रूम अलग से बना रखा है, या फिर कोई ऐसा एरिया बना रखा है जो आपका बच्चों के बैठने के लिए यूज होता है, या हेलो सर हाँ जैसे आवाज नहीं आ रहा है सर आपका? नहीं, मेरा आवाज जा रहा होगा, आप लोग को आ रहा है, मेरा आवाज नहीं आ रहा है? यस यस। तो मैं ये कह रहा हूँ जैसे कि हम लोग के सेंटर पे कुछ एरिया ऐसा है जो मतलब मान के चलिए कि हमारे ट्रेनिंग सेंटर में नहीं दिखा है हमने। जैसे मान लीजिए आपका कोई ऐसा रूम है जो हमारा तो हम लोग किस चीज के लिए यूज करते हैं, ट्रेनर्स के बैठने के लिए यूज करते हैं, स्टाफ रूम टाइप का, या कोई ऐसा रूम है जो हम लोग अपना एडमिन रूम बनाते हैं कि यहाँ पे जो हम लोग अपना सामान रखेंगे, या फिर हमारा कोई स्टोर रूम है, ठीक है। तो इन सारे चीजों के लिए को भी हमें वहाँ पे कैश में दिखाना होता है। वो हमारा क्या करेगा, वो हमारा सेंटर का जो एरिया जो होता है ना, टोटल जो एरिया जो होता है, यहाँ पे जो हमने देखा 5000 स्क्वायर फीट और आपका 3000 स्क्वायर फीट के अंदर होना चाहिए, या फिर आपका 1500 से ऊपर होना चाहिए, उन सब में आपको वो नंबर दिलाएगा। उसको आप जितना बढ़ाएंगे ना, ये वाला जो एरिया था, ये यहाँ पे 5000 स्क्वायर फीट वाला 5000 से लेके 3 से 5 के बीच में, 1500 से 300 के बीच में, वो सारे एरिया जो है ना आपको यहाँ पे नंबर बढ़ाएगा, ठीक है। दूसरा, कोई भी एरिया मान के चलिए कि कोई आपका ऐसा सेंटर है जो आपका आने जाने का गैलरी है, जो आपका यूज हो रहा है, उसको आप एज अ सेंटर का एरिया नहीं दिखा सकते हैं। दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ कारपेट एरिया। उसको आप लोग अपने सेंटर के एरिया में इंक्लूड नहीं करेंगे। जो भी आपका आने जाने का गैलरी है, या फिर आपका कोई ऐसा एरिया है, तो आपका भी ये मीटिंग जो है ना एकदम से डिस्कनेक्ट हो गया था, ठीक है। तो जस्ट मैंने बताया कि ऐसे एरिया को आप लोग कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसका जो है नेक्स्ट मीटिंग जो है हम लोग नेक्स्ट फेज में लेंगे, जिसमें हम लोग आपको बताएंगे कि ये सारे डिटेल को ध्यान में रखते हुए कि हम लोग कैश को कैसे फिल करेंगे। ये सारे इंपॉर्टेंट था कि समझना कि हम लोग क्या क्या करेंगे। अब हम कहाँ पे डालेंगे, वो तो हार्डली 5 मिनट का सेशन होगा, जिसके अंदर जो है जो हमने चीजें बताई है उसी चीज को हमें क्या करना है, उसके ऊपर डालना है, जो हमारा पोर्टल होगा पोर्टल पे डालना है, ठीक है। जस्ट डेटा एंट्री करनी है, इम्पोर्टेंट हमारा यही था, ठीक है। एक हम लोग 10 मिनट का सेशन जो है रखेंगे, आप लोग को कैलेंडर में भेज दूंगा। उस 10 मिनट में हम लोग समझ लेंगे कि ट्रेनिंग सेंटर का कैसे हम लोग कैश का ये चीजें जो है हम लोग करते हैं, ठीक है।
और ये चीज आपको अमर भी बता सकते हैं। अमर, ये सारी चीज तो आपको क्लियर होगा? हाँ सर। ठीक है, तो आप एक काम कीजिएगा, एक जितने भी मेरे आप फ्री हैं, एक अपना कैलेंडर भेज दीजिएगा, ठीक है, और ट्रेनिंग सेंटर क्रिएट करना और ट्रेनिंग सेंटर पे डिटेल कैसे डालते हैं वो आप शेड्यूल कर दीजिएगा और उनका ट्रेनिंग करा दीजिएगा, ठीक है? जी सर। ठीक है, और ट्रेनिंग का इनवाइट मेरे को भी भेज दीजिएगा। जी जी ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू थैंक यू सर। सर। थैंक यू सर। थैंक यू Thank you सर। very much.